हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुद्धि के बारे में, जो कि सीडीबी का हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुद्धि के बारे में। बुद्धि क्या होता है? एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है जिसके द्वारा आदमी क्या करता है, तर्क करता है, थिंकिंग करता है और इमेजिनेशन करता है। बुद्धि जो होता है इंटेलिजेंस, ठीक है, बुद्धि जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है बुद्धि इंटेलिजेंस, यानी एक मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी होता है और यह कठिन योग्यताओं का एक सेट होता है, यानी कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ का ये कैपेबिलिटीज़ का एक सेट होता है, ठीक है। बुद्धि जो होता है चेंजेबल होता है, यानी परिवर्तनशील होता है। बुद्धि में टाइम टू टाइम चेंजेज होते रहता है, ठीक है। बुद्धि जो है अनुकूलन एडेप्टेशन स्थापित करने में क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ एडेप्टेशन का मतलब होता है कि वातावरण के अनुसार खुद को ढालना। जैसे अभी किस चीज़ का माहौल चल रहा है, अभी चल रहा है सीटेट एग्ज़ाम का, यानी आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी सीटेट के एग्ज़ाम में की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको जो है क्या कहते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। बुद्धि क्या होता है? बुद्धि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है, कारणों की जटिल प्रक्रिया का परिणाम होता है। बुद्धि जो होता है आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारणों की जटिल प्रक्रिया का परिणाम होता है, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसका ये क्या होता है, परिणाम होता है बुद्धि। अब यहाँ पे हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे जीन्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इसकी वृद्धि जो है इसके पापा या मम्मी पर गई है, ठीक है। तो यही क्या होता है, जीन्स होता है। और ये किसके अंतर्गत आता है, हेरिडिटी के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से क्या तात्पर्य है? तो जो हमें घर और आसपास या फिर हम लोग के आस पड़ोस स्कूल इत्यादि के कारण हमें मिलती है जो बुद्धि, तो वही क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट से होता है, ठीक है। इन दोनों की क्रियाओं का, इन दोनों के आपस में संबंध का असर हमारी बुद्धि पर पड़ता है, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दोनों का असर जो है हमारे बुद्धि पर पड़ता है, ठीक है। 1916 ईस्वी में एल.एम. टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का संशोधित सूत्र दिया गया। वो इस प्रकार है कि बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, मानसिक आयु यानी मेंटल एज बाई वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुना 100, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू हम लोग कोई भी आईक्यू लेवल जो है निकाल सकते हैं, यानी हम लोग को इसके अनुसार क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है, एग्ज़ाम में। अब देखिए बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति जो है, ये चार्ट है, इसमें बुद्धि आईक्यू और उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है कि अगर 25 से कम जिसका आईक्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, जड़ बुद्धि कहलाएगा, यानी इडियट कहलाएगा। 25 से 49 जिसका आईक्यू रहेगा उसको बोला जाएगा मूढ़ बुद्धि, ठीक है। 50 से 69 जिसका रहेगा उसको बोला जाएगा मूर्ख बुद्धि। 70 से 79 रहेगा उसको बोला जाएगा मंद बुद्धि। 80 से 89 रहेगा उसको बोला जाएगा सामान्य बुद्धि से नीचे। 90 से 109 जिसका रहेगा उसको बोला जाएगा सामान्य बुद्धि, इसको एवरेज भी बोल सकते हैं, एवरेज इंटेलिजेंस। 110 से 119 जिसका रहेगा उसको बोला जाएगा सामान्य बुद्धि से ऊपर। 120 से 129 जिसका रहेगा उसको बोला जाएगा तीव्र बुद्धि। 130 से 139 जिसका रहेगा उसको बोला जाएगा प्रखर बुद्धि। 140 से अधिक जिसका रहेगा उसको बोला जाएगा प्रतिभाशाली बुद्धि, यानी गिफ्टेड जो इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। तो इसमें तीन जो इम्पोर्टेंट है, पहला जो 25 से कम जो रहता है उसको जड़ बुद्धि बोलते हैं। दूसरा है 90 से 109 जो रहेगा उसको एवरेज बुद्धि बोलेंगे। और तीसरा जो रहेगा 140 से अधिक जिसका रहेगा उसको बोला जाएगा प्रतिभाशाली बुद्धि। तो यहाँ पे कुछ नोट करने योग्य बातें हैं, ठीक है। एज ए टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको बच्चों को कभी भी आईक्यू के आधार पर सेपरेशन नहीं करना है। आईक्यू का डाटा प्रामाणिक नहीं होता है। आईक्यू के अंदर कल्चर बायस देखने को मिलती है, यानी सांस्कृतिक बायस देखने को मिलती है। यानी आपके क्लास में जो है हो सकता है कि कोई दूसरे संस्कृति का हो, ठीक है, कोई दूसरे संस्कृति का हो, ठीक है। तो आईक्यू का जो डाटा होता है प्रामाणिक नहीं होता है। आईक्यू के अंदर जो है कल्चर बायस देखने को मिलती है।
अब देखिए प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड स्टूडेंट, वो क्या होते हैं जिसका आईक्यू लेवल क्या होता है 140 प्लस होता है। जैसे कौटिल्य पंडित, जिसको गूगल बॉय के नाम से भी जाना जाता है, इनका जो आईक्यू लेवल था वो क्या था 140 प्लस था। तो इनके जो कुछ पहचानने के ये होते हैं, पॉइंट हैं कि हम लोग इस पॉइंट के ज़रिए जो है हम लोग प्रतिभाशाली बच्चे को पहचान सकते हैं। तो देखिए पहला जो उसमें गुण पाया जाता है वो क्या रहता है कि प्रतिभाशाली बच्चे अपने डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, यानी वो किसी से मतलब ये किसी का ये नहीं लेंगे, वो अपने मन से डिसीजन लेते हैं। दूसरा जो होता है प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें सेल्फ इफिशिएंसी यानी आत्म क्षमता बहुत हाई होती है। ये हमेशा इस तरह सोचते हैं कि ये कोई भी काम को कर सकते हैं, यानी इसमें जो है यस आई कैन डू इट वाली मोटिवेशन पाई जाती है। ठीक है, तीसरा जो होता है प्रतिभाशाली बच्चे बहुत क्रिएटिव आइडिया वाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत तरह तरह के क्रिएटिव आइडिया उनको मतलब आते हैं। फिर उसके बाद है प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी बहुत देखने को मिलती है। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा 3 इडियट्स, उसमें रणछोड़ दास जो था वो कभी फ्रिज खोल कर देखता था या फिर कभी कोई मशीन खोल कर देखता था। तो इसमें जो है क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पांचवा जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो इन्हें स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाती। ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं यही हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है तो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होता है, और भी मतलब कई तरह के और भी कुछ भी बन सकते हैं। तो एक ये इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरीके से हमारे देश का रिसोर्स है, यानी संसाधन है। इन्हें ऐसे संसाधनों की ज़रूरत होती है जो इन्हें स्कूल से नहीं मिल पाती, इसलिए हम इन्हें अलग से संसाधनों की सुविधा देने चाहिए। छठा पॉइंट जो है, इनका मेंटल प्रोसेस बहुत ही हाई कैटेगरी का होता है। ठीक है, यानी ये कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी और आसानी से सीख लेते हैं। फिर उसके बाद इनके अंदर मौलिक सोच यानी इनोवेटिव नवाचारी पाई जाती है, यानी ये कुछ नया सोच सकते हैं। ठीक है, आठवां है ये चुनौतीपूर्ण यानी चैलेंजिंग कार्यों को करने के लिए तत्पर रहते हैं, यानी इन्हें ऐसे कार्यों में मज़ा आता है। ठीक है, अब देखिए बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, देखिए बुद्धि के सिद्धांत जो है बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जो मेन है वो पढ़ेंगे। पहला है यूनिफैक्टरी थ्योरी, जिसको एक कारक सिद्धांत बोलते हैं। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने साहब ने किया। इन्होंने कहा कि और इस सिद्धांत को का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन, स्टर्न, एनिंगहास जैसे मनोवैज्ञानिकों को है। बिने ने ये बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि है जो सभी कार्यों का संचालन करती है। यानी एक कारक सिद्धांत यानी यूनिफैक्टरी थ्योरी में यह कहा गया है कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों का संचालन करती है। ठीक है, अब दूसरा है टू फैक्टर थ्योरी यानी द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत जो है चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी है। ये 2 तत्व हैं जी फैक्टर जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक फैक्टर स्पेसिबिलिटी, यानी सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। तो पहला हम लोग देखते हैं सामान्य तत्व यानी जी फैक्टर जनरल एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी, इसमें क्या कहा गया है कि हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जो होती है जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए रणवीर कपूर को एक्टिंग स्किल जो है उसके पिता ऋषि कपूर से मिली और ऋषि कपूर को उनके पिता राज कपूर से मिली। तो ये जो थ्योरी है इससे ये साबित होता है कि हर व्यक्ति में जो सामान्य बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है और ये हर किसी में क्या होती है अलग अलग होती है। तो इस थ्योरी को क्या बोला जाता है जी फैक्टर जनरल एबिलिटी, जिसको सामान्य तत्व थ्योरी बोला जाता है। और दूसरा है विशिष्ट तत्व थ्योरी स्पेसिफिक फैक्टर स्पेसिबिलिटी। यह बुद्धि जो है दूसरों से एक्वायर यानी अर्जित की जाती है। अब ये एक्वायर कैसे की जाती है, तो प्रैक्टिस के थ्रू, ये प्रैक्टिस के द्वारा जो है अर्जित की जाती है, एक्वायर की जाती है। अब जैसे लता मंगेशकर ने जो मैंने गाना सीखा वो कैसे सीखा, म्यूजिक सीखा, सिंगिंग सीखा, कैसे सीखा, प्रैक्टिस के थ्रू। तो इन्होंने जो है लता मंगेशकर ने म्यूजिक सिंगिंग प्रैक्टिस के थ्रू अर्जित किया। ठीक है,
अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने 1983 ईस्वी में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया गया है, जो निम्न प्रकार है। पहला है, बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है, यानी बुद्धि कई प्रकार की होती है और बुद्धि की अलग अलग दशा यानी फॉर्म्स होती है, तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है। दूसरा है, प्रत्येक ज्ञान या बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। ठीक है। अब देखिए गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जो निम्नलिखित है। पहला है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके माध्यम से शब्दों और भाषाओं का ज्ञान होता है। ऐसे बुद्धि वाले लोगों के पास शब्दों और भाषाओं पर बहुत ज़्यादा कमांड होता है, जैसे वकील, कवि, पत्रकार। अब देखिए वकील क्या करते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से कन्विंस कर लेते हैं। ठीक है। कवि कुमार विश्वास, ठीक है, वो उनका जो एक कविता था ना, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, ऐसी कुछ था। तो वो इतना अच्छा कविता उन्होंने बनाया था। ठीक है। पत्रकार हो गए रवीश कुमार। तो इनके पास क्या होता है, भाषाई बुद्धि बहुत ज़्यादा होता है। नेता लोग हो गए, तो इनके पास भी क्या होता है, भाषाई बुद्धि अच्छा होता है। तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ऐसे बुद्धि वाले लोगों में मैथ से संबंधित तर्क करने की योग्यता पाई जाती है। ऐसे लोगों में तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन और तार्किक गणितीय बुद्धि अधिक होती है। यह प्रतीकों का हेर फेर कर सकते हैं, जैसे अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम। इन लोगों का क्या है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद आता है, तीसरा आता है स्थानिक बुद्धि, स्पेटियल इंटेलिजेंस। ऐसे बुद्धि वाले लोग अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बना लेते हैं। ठीक है। स्पेटियल, देखिए स्पेटियल जो इंटेलिजेंस होता है, इस ऐसे वो बुद्धि वाले लोग अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बना लेते हैं, यानी अपने मन में जो है इमेज, मतलब इमेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ अमूर्त तथ्यों से अभिप्राय है बिना देखे तथ्यों के आधार पर मानसिक का स्पेटियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। ऐसे बुद्धि वाले लोग अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बना लेते हैं, यानी अपने मन में जो है बिना देखे जो है कोई इमेज मतलब बना लेते हैं। यहाँ अमूर्त तथ्य से अभिप्राय है बिना देखे तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बना लेना। जैसे चित्रकार जो होते हैं बिना देखे जो है कोई चित्र बना लेते हैं, यानी जो है अमूर्त तथ्यों के आधार पे जो है चित्र बना लेते हैं, यानी किसी का चित्र बना लेते हैं। आर्किटेक्चर जो होते हैं, उन्हें कोई ज़मीन दिखा दीजिए तो बिना देखे बता देंगे कि यहाँ पे रूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ बेसिंग होगा, जो भी है। तो ये खाली प्लॉट को देखकर अमूर्त तथ्यों के आधार पे पूरा नक्शा बना देते हैं। ठीक है। आर्किटेक्चर। सर्जियन जो होते हैं उनमें भी इस टाइप का गुण पाया जाता है। बॉयज बाइकर जो लहरिया कट मारते हैं, उनमें भी इस टाइप का गुण पाया जाता है। चौथा है शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ऐसे बुद्धि जिससे हमारे शरीर को गति मिलती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहलाता है। ये शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है। जैसे अभिनेता अभिनेत्री जो कि डांस कर सकते हैं, फाइटिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो उनमें इस टाइप का जो गुण है, यानी बुद्धि जो है अधिक पाया जाता है। जैसे ऋतिक रोशन है, वो डांस भी कर लेते हैं, फाइटिंग भी कर लेते हैं। एथलीट विराट कोहली हो गए, नीरज चोपड़ा हो गए, मेसी हो गए, डांसर लोग हो गए। तो इनमें क्या होता है, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाया जाता है इनमें। फिर आता है संगीतात्मक बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ऐसे बुद्धि वाले लोगों में संगीत की बुद्धि
यानी ज्ञान बहुत अधिक पाया जाता है। जैसे लता मंगेशकर, कुमार सानू, अरिजीत सिंह, कुछ बाथरूम सिंगर भी होंगे, ठीक है। तो इनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस माने अधिक पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटरपर्सनल, ठीक है। इंटरपर्सनल क्या होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। यानी इंटरपर्सनल वो बुद्धि होती है जिसमें आदमी दूसरों के साथ इंटरेक्ट बहुत बढ़िया करता है और दूसरों के मनोदशा को, दूसरे के हाव भाव को समझ पाता है। तो ऐसी बुद्धि किसमें पाई जाती है, नेता हो गए, मनोचिकित्सक हो गए, दुकानदार हो गए, टीचर्स में भी पाया जाता है ऐसा बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि को क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है इंट्रापर्सनल, ठीक है। ऐसे बुद्धि वाले लोग खुद के साथ इंटरेक्ट बहुत बढ़िया करते हैं। जैसे आध्यात्मिक गुरु जो हमारे श्री श्री रविशंकर जी, तो इनमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की वाली जो बुद्धि है बहुत अच्छा पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं और जानवरों, पौधों, धातुओं आदि प्राकृतिक संसाधनों से इन्हें लगाव रहता है। जैसे किसान, ये क्या होते हैं, प्रकृति के प्रेमी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सारे बुद्धियों का विकास भी किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है, इन्वायरमेंट के द्वारा। अब इन्वायरमेंट के द्वारा मान लीजिए किसी के पास म्यूजिकल बुद्धि है, तो इसके म्यूजिकल बुद्धि का विकास भी किया जा सकता है, यानी बढ़ाया जा सकता है। कैसे, उसे म्यूजिकल इन्वायरमेंट दे के या फिर उसके म्यूजिकल स्कूल में भेज के, ठीक है। तो इससे इसका जो है बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, बुद्धि को। इसका आलोचना भी हुआ। इसका आलोचना क्या किया गया, इसका आलोचना भी किया है। हावर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था उसका हम मापन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर कितनी म्यूजिकल इंटेलिजेंस है उसका हम मापन नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी ने गाना गाया, तो आज गाना गया तो उसको 8/10 मिला, फिर कल गाना गाएगा तो हो सकता है उसे 9/10 मिल जाए या 5/10 मिल जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हावर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया उसे हम मापन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आलोचना भी इसका हुआ कि बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस का माप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसकी आलोचना हुई थी। फिर स्टर्नबर्ग का ट्रायर्किक थ्योरी जो थी, स्टर्नबर्ग ने ट्रायर्किक थ्योरी दी, ठीक है। इसमें इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई जो निम्नलिखित है। पहला है एक्सपेरिमेंटल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो आदमी जो अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए जो कुछ सीखता है, यानी उसके अंदर जो क्रिएटिव आती है, वही क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहलाता है, यानी अनुभवात्मक बुद्धि कहलाता है। फिर दूसरा है कंपोनेंशियल यानी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं घटकीय बुद्धि। यह बुद्धि उनमें पाई जाती है जो किसी समस्या को टुकड़ों में तोड़कर इसका समाधान करते हैं। जैसे अभी हम लोग के पास समस्या क्या है, सीटेट को हम लोग क्या किए, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ एक्सेट्रा में तोड़ तोड़ के क्या किए, इसको पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कॉन्टेक्सचुअल यानी प्रैक्टिस इंटेलिजेंस, संदर्भात्मक बुद्धि। ये बुद्धि सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्यवहार कराती है। जैसे अभी मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और पढ़ते वक्त सांप आ जाए, तो क्या इस समय हम लोग का जो दिमाग है, हम लोग का जो बुद्धि है, कैसे इस सिचुएशन के अनुसार काम करता है, वही क्या कहलाता है, कॉन्टेक्सुअल प्रैक्टिस इंटेलिजेंट, ठीक है, कॉन्टेक्सुअल या प्रैक्टिस इंटेलिजेंस। तो ये हम लोग का जो टॉपिक था बुद्धि, वो हम लोग का यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।